जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों जो हमारा यूनिट चल रहा था टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस, आज़ादी की ओर 1940 से 1946, उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। और ये जो है हमारा पार्ट फोर्थ रहने वाला है। इससे जो प्रीवियस जो लेक्चर था वहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा था, वहाँ पर हमने एक तो सीआर फॉर्मूला पढ़ लिया था, चक्रवर्ती राजागोपालचारी फॉर्मूला पढ़ लिया था। एक हमने देखा था बच्चों वेवल प्लान के बारे में जाना। उसी के बेस पे हमने देखा था शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में कि शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ था, कौन कौन से प्रपोजल लाए गए थे। और लास्ट में हमने देखा था देसाई लियाकत प्रपोजल। क्या देखा था? देसाई लियाकत प्रपोजल। इस सब के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। राइट बच्चों, इस लेक्चर के अंदर पर्टिकुलरली जो हमारा, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, यहां पर बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। ठीक, इनको जीवनी के बारे में जानेंगे। ठीक है, कैसे कैसे उन्होंने जो है जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो इंडियन स्ट्रगल था, उसके अंदर कैसे उनका योगदान रहा है। साथ में हम देखेंगे कि उनकी आर्मी के कुछ एक जो ऑफिसर्स थे, उनके ऊपर जो रेड फोर्ट के अंदर ट्रायल चलाया गया था, जो मुकदमा चलाया गया था, उसमें क्या कुछ हुआ था। और लास्ट में हम देखने वाले बच्चों जो जनरल इलेक्शन हुए थे 1945 के अंदर, उन सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप सारी चीज़ें आप अच्छे से समझेंगे। और आपको बता दूं, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस की अगर मैं बात करूं तो ये एक सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, जैसे आज के टाइम में डीसी होते हैं ना, डीसी एसपी, वैसे ही उस टाइम पर हम कह सकते हैं कि ये आईसीएस ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्विसेज में जो है सर्वेंट थे ये। जैसे आज के टाइम में आईएएस बोलते हैं, वैसे थे ये। ठीक है, हालांकि बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। वो नौकरी छोड़ने के पीछे रीजन यही था कि इनका मानना यह था कि जब मैं उनके लिए नौकरी क्यों करूं जो मेरे ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो बाद में इन्होंने क्या कर दिया था, अपने कैरियर को से जो है क्या कर दिया था, क्विट कर दिया था इन्होंने। ठीक है बच्चों, बेसिकली इंडियन इंडिपेंडेंस के अंदर इनका बहुत ही अहम क्या है, योगदान रहा है। इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल था, भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसके अंदर ये डायनेमिक लीडर माने जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर जो है ये माने जाते हैं। राइट, अब इनके बारे में बता दूं आपको, ये ना कांग्रेस पार्टी के 2 बार अध्यक्ष बने थे। एक बने थे 1938 में जब हरिपुरा में अधिवेशन हो रहा था। ठीक है, और एक बार ये बने थे 1939 में जब त्रिपुरी में जो है अधिवेशन हो रहा था। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो 1938 के अंदर ये अध्यक्ष थे, 1939 के अंदर भी ये अध्यक्ष थे। लेकिन 1939 के बाद सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी पार्टी से रिजाइन दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था 1939 के बाद, जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसके बाद। क्यों? क्योंकि इनके और कांग्रेस पार्टी के विचार अब मिल नहीं रहे थे। और वो बेसिकली क्यों? क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे कि भाई अगर भाई ब्रिटिशर ये डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया की तरफ से जो है बहुत सारे सिपाही जो है हमारी तरफ से लड़े, है ना, इंडिया एक एलाई है, इंडिया हमारा साथी है, इंडिया को जबरदस्ती घसीटा जा रहा था दूसरे विश्व युद्ध के अंदर। तो गांधी जी ने कहा कि हम बड़े ही पीसफुल तरीके से, बड़े ही शांतिप्रिय ढंग से, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए हम जो है ब्रिटिश एम्पायर का, ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे कि भाई तुम हमें ना घसीटो। लेकिन और अच्छा, गांधी जी की बात से सहमत थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो जो गांधी जी बोलते थे वही कांग्रेस पार्टी बोलती थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का यह मानना था कि भैया ये सबसे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, यही टाइम है अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाने का। यही टाइम है कि जब हम क्या करेंगे, पूरे भारत के अंदर एक प्रोटेस्ट करवा सकते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी सुभाष चंद्र बोस का विरोध कर रही है। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं नहीं, आप गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर ना चले। ऐसा नहीं कि वो कोई मनभेद था, यहां पे मतभेद हो रहा है। मनभेद और मतभेद में फर्क होता है। ठीक है ना, यहां पे था मतभेद कि गांधी जी का जो बताया हुआ तरीका वो इस टाइम पे ठीक नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे ब्रिटिशर्स वैसे ही हिले हुए हैं, तो हमें जो है पूरे इंडिया लेवल पे क्या करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये बात कही थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसी के बाद उन्होंने क्या किया, 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसके बाद इन्होंने रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया कांग्रेस पार्टी से, और उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई, खुद की एक आर्मी टाइप बनाई, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि बनाई गई थी 1939 के अंदर। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस पूछ लेता क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम के अंदर कि सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन के बाद इस्तीफा दे दिया था, तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद जो इस्तीफा दे दिया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई है, तो 1939 में हुई थी। क्लियर है बच्चों? उसके बाद अब ब्रिटिश सरकार को पता चल गया था कि सुभाष चंद्र बोस कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो जब ब्रिटिश सरकार को इन पे शक हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस जी को हाउस अरेस्ट कर लिया था। हाउस अरेस्ट का मतलब समझते हैं ना, कि इनको घर के अंदर, भैया अपने घर के अंदर रह सकते हैं पर घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और घर के बाहर चारों तरफ क्या लगा दी, पुलिस लगा दी, पहरेदारी के लिए लगा दी। लेकिन जैसे तैसे सुभाष चंद्र बोस जो है वहां से क्या, वहां अपने घर से भाग गए।
और गए कहां? सीधा जर्मनी, राइट। जर्मनी गए कहां से होते हुए? अफगानिस्तान से होते हुए। अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा ये किस किस रास्ते से गए थे और कहां कहां पर गए थे, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने इनको हाउस अरेस्ट किया, लेकिन जैसे तैसे वहां से भाग गए और अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए कहां पहुंचे? जर्मनी पहुंचे। कब की बात थी? 1941 की यह बात थी, राइट। उस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब दूसरे विश्व युद्ध के अंदर कौन कौन था? दूसरे विश्व युद्ध के अंदर एक तो ब्रिटेन था, दूसरी तरफ जर्मनी था मेन, इतना तो पता है अपने को। अब भैया ये सीधा ब्रिटिशर इनके दुश्मन है, तो अब ये किसके पास गए? जर्मनी, जो कि ब्रिटेन का दुश्मन है, राइट। अब जर्मनी के अंदर कौन था? हिटलर था। हिटलर का एक विदेश मंत्री था, फॉरेन मिनिस्टर था, उसका नाम था रिबेनट्रॉप। क्या नाम था? रिबेनट्रॉप। नाम ध्यान रखते चलिएगा। रिबेनट्रॉप ने सुभाष चंद्र बोस का स्वागत किया और उनको हिटलर से मिलवाया, राइट। और जब हिटलर सुभाष चंद्र बोस से मिले थे ना, तो हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो हिटलर ने दी थी। किसको दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी को। और जब हिटलर का नाम आता है तो इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, इनकी बुक का नाम था मीन कैम्फ। क्या नाम था? मीन कैम्फ। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं यहां पर, मीन कैम्फ। क्लियर है बच्चों यहां अब तक? उसके बाद अब भाई हिटलर ने पूछा क्या चाहिए, तो बोले जी जो हमारे इंडियन सिपाही आपके खिलाफ लड़ते लड़ते आपने उनको जो प्रिजनर ऑफ वॉर बना रखा है। प्रिजनर ऑफ वॉर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक सेना ये लड़ रही है, एक सेना ये लड़ रही है, ठीक है। तो इस सेना के कुछ एक सिपाहियों को बंदी बना लिया गया है इस सेना के द्वारा, ठीक है। यानी वो इनके कहने में अब क्या रहेंगे? जेलों में रहेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर, ठीक है। तो बोले जी हमारे इंडिया के कुछ एक सिपाही हैं जो आपके पास प्रिजनर ऑफ वॉर बने हुए हैं, आप कृपया करके उनको हमें दे दो, ठीक है, ताकि मैं अपनी एक आर्मी खड़ी कर सकूं और वो आर्मी क्या करेगी? ब्रिटिशर से लड़ेगी, राइट। तो यानी कि सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं हिटलर से मदद मांगी और हिटलर ने अपनी मदद की भी, ठीक है। उन लोगों से मिले, उन सिपाहियों से मिले, उनको मनाया भी, ठीक है। उनको मनाया कि आप ऐसे ऐसे करके आप हमारे साथ लड़िए, हमारे आर्मी के अंदर ज्वाइन कीजिए और हम क्या करेंगे? ब्रिटिशर्स को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जर्मनी के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की भी स्थापना की थी। आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की वो बेसिकली इसलिए की थी ताकि भारत के लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा सके, ठीक है। भारत के लोगों को बताया जा सके कि भाई हम लोग क्या करने वाले हैं और आप लोगों को भी हमारा सहयोग देना पड़ेगा भारत के अंदर अंग्रेजों का पूरी तरह से विरोध करने के लिए, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं मैप देखूं, यहां पर आप मैप देखेंगे तो देखिए यहां पर है कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता से इस साइड गए, यहां पे दिल्ली से होते हुए ये कहां पर पहुंचे? पेशावर। पेशावर से होते हुए काबुल। काबुल से होते हुए मॉस्को, सीधा रूस में। और मॉस्को से होते हुए कहां पहुंचे? बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी है, ठीक। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया? इसके बाद में आगे कहानी आएगी, लेकिन इसके बाद मैं आगे आपको रास्ता बता देता हूं, ठीक है। यहां पे एक बार तो यहां पे बर्लिन पहुंच चुके हैं। यहां पर किससे मिले? यहां पर मिले हिटलर से। हिटलर से सारी बातचीत करके, अपने सिपाहियों को समझा बुझा के, उनको सारा मोटिवेट करके वहां से गए कील। कील से सीधा यहां से देखो ये रूट होते हुए, ये वास्को डी गामा वाला रूट ही है। यहां से होते होते सीधा कहां पहुंचे? यहां पे पहुंचे सिंगापुर, ठीक। सिंगापुर से होते होते फिर कहां गए? टोक्यो, पंजाब के अंदर, ठीक है। वहां से अब ये वापसी आते हैं इधर, ठीक है। यहां से ऐसे होते हुए सीधा म्यांमार, बर्मा, बर्मा से होते हुए कहां से एंट्री करेंगे? इंडिया के अंदर एंट्री करेंगे। तो अब देख रहे हैं कितना बड़ा रूट है यहां पर, है ना। कितना संघर्ष किया है सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत के संघर्ष के अंदर, भारत की आजादी के संघर्ष के अंदर, ठीक है। अब हुआ क्या यहां पे? आगे की कहानी समझते हैं। अब हुआ क्या? ये फाइनली जुलाई 1943 के अंदर, जुलाई 1943 में ये फिर कहां गए? जैसे कि अभी मैंने आपको मैप में बताया, यहां पर बर्लिन था। बर्लिन से सीधा ये कहां पर गए? यहां पर आए। सीधा यहां से होते हुए किधर आए? इधर आए। इधर जगह कौन सी है? सिंगापुर। सिंगापुर में पहुंचे ये। और कब पहुंचे? तो ये पहुंचे जुलाई 1943 में, ठीक है। वहां पर थी इंडियन नेशनल आर्मी। क्या नाम था? इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको तैयार कर रखा था किसने? कैप्टन मोहन सिंह जी ने। कैप्टन मोहन सिंह जी ने इंडियन नेशनल आर्मी को तैयार कर रखा था। और इसी इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर, है ना, प्रमुख सेनापति बने थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। ये इसके अंदर जो सिपाही है ना, इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर सिपाही, ये वही सिपाही है जो जर्मनी में थे। ये वही सिपाही हैं जो कहां पर थे? जर्मनी में थे। अब ये कहां पर पहुंच चुके हैं? सिंगापुर पहुंच चुके हैं। और इनके सेनापति कौन बने? इनके सेनापति बने सुभाष चंद्र बोस, राइट। उसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? आजाद हिंद के नाम से एक प्रोविजन गवर्नमेंट बनाई, एक अस्थायी सरकार बनाई, ठीक है, जिसका नाम क्या था? आजाद हिंद। और इसका हेड ऑफिस कहां पे रखा गया? रंगून और सिंगापुर में। रंगून जो कि किसकी राजधानी थी? बर्मा की राजधानी थी। और बर्मा को हम आज के टाइम में क्या बोलते हैं? बर्मा को हम आज के टाइम में बोलते हैं बच्चों म्यांमार। क्या बोलते हैं? म्यांमार, राइट। उसके बाद फाइनली ये बर्मा से होते हुए कहां पर आए? इंडिया में आए। और इनकी मदद किसने की थी? इनकी मदद की थी जापानीज लोगों ने, जो जापान के जो सिपाही थे उन्होंने इनकी मदद की थी। देखा ना, सिंगापुर के बाद जापान गए, जापान से हेल्प ली और सीधा फिर यहां से होते हुए कहां पर आए? वाया बर्मा। बर्मा से होते हुए सीधा कहां पर एंट्री की? इंडिया के अंदर एंट्री की सुभाष चंद्र बोस ने, राइट।
सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में ही अपने सिपाहियों को एक नारा दिया था। वो नारा यह था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यू गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। राइट, तो ये भी एक नारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है ये नारा दिया था। राइट, ये नारा इसलिए दिया था ताकि भारत के लोगों के दिलों में आजादी के लिए जो है कह सकते हो ना गूंज उठाई जा सके, उनको मोटिवेट किया जा सके कि भैया हमें लड़ना है एकजुट होकर हमारे देश की आजादी के लिए। राइट बच्चों, उसके बाद फाइनली आईएनए का मतलब होता है बच्चों इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है ना, तो आईएनए ने फाइनली क्या किया, इम्फाल और कोहिमा पे कब्जा कर लिया। इम्फाल मणिपुर की राजधानी, कोहिमा नागालैंड की राजधानी, इनके ऊपर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, लेकिन फाइनली आईएनए इन सब एरिया को जीत लिया मई 1944 के अंदर। राइट, और यहीं पर आकर फिर इन्होंने कौन सा नारा दिया, दिल्ली चलो का। तो दिल्ली चलो का नारा भी किसका है, सुभाष चंद्र बोस जी का है। राइट, उसके बाद आईएनए बटालियन कमांडेड बाय शाहनवाज अकमेंड द जापानीज आर्मी लेड द इम्फाल कैंपेन एट द इंडो बर्मा फ्रंट। क्या कहता है, इंडो बर्मा फ्रंट, इंडो म्यांमार का जो बॉर्डर था, ठीक है, वहां पर जो इम्फाल कैंपेन चलाया गया था आईएनए के द्वारा, आईएनए मतलब इंटरनेशनल आर्मी के द्वारा, और जो जापान की जो आर्मी थी इनके द्वारा चलाया गया था। और उसके जो है कैसे, तो कमांडर कौन थे, तो उसका नाम था शाहनवाज। अब आप कहेंगे यार जापानीज का नाम कैसे आ गया, तो आपको बता दो एलाइज लड़ रहे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, ग्रुप्स लड़ रहे थे। तो हम कह सकते हैं जर्मनी और जापान ये एक ही ग्रुप में थे। ठीक है, और इनका कॉमन दुश्मन कौन था, ब्रिटिशर्स थे। तो इसलिए जापानी हेल्प कर रहे हैं किसकी, हिटलर की। क्लियर है ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अंडमान निकोबार का जो एरिया था ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह नाम आपने सुना होगा, उसको भी आजाद करवा लिया, किससे, अंग्रेजों से। और फिर उसको रीनेम किया, उसको नया नाम दिया, अंडमान को नाम दिया शहीद, निकोबार को नाम दिया स्वराज। तो नाम क्या हो गया, शहीद स्वराज। क्या नाम हो गया यहां पे, शहीद स्वराज। राइट, लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, आईएनए के सिपाहियों को कुछ एक दिक्कत ये होने लगी कि जो जापान के जो ऑफिसर्स थे, जापानीज आर्मी के जो ऑफिसर्स थे, वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे आईएनए के साथ, है ना, वो भेदभाव कर रहे थे। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर एक तो हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरा जा चुका था, है ना, याद होगा आपको, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, याद होगा, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में एटम बम गिरा गया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे एटम बम गिरा गया। हिरोशिमा पे जो एटम बम गिरा गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, ये भी एग्जाम में आता है, लिटिल बॉय। और नागासाकी पे जो एटम बम गिरा गया था उसका नाम था फैट मैन। क्या नाम था, फैट मैन। और ये दोनों एटम बम किसने बनाए थे, यूएसए ने बनाए थे, और यूएसए ने जापान के ऊपर एटम बम गिर दिया, है ना। उसके बाद से जो है कह सकते हो जापानीज आर्मी का रवैया थोड़ा सा बदल गया आईएनए के खिलाफ, और आईएनए और जापानीज आर्मी अब एक दूसरे क्या होने लगी थी, दूर होने लग गई थी। राइट, इवन ये भी माना जाता है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनका प्लेन क्रैश में देहांत हो गया था जब वो टोक्यो जापान जा रहे थे 1945 के अंदर। ये एक र्यूमर है, आज तक इसका कोई सबूत मिला नहीं है। ठीक है, तो ये तो मेजर कहानी आपको पता चल गई होगी। अब थोड़ा सा और डीप में अगर हम जाएं तो सुभाष चंद्र बोस को जो है 1920 में जब इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया था, तो इनको चौथा रैंक मिला था। यह भी ध्यान रखिएगा, लंदन में यह एग्जाम आयोजित हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद आपको याद है मैंने पढ़ाया था 1921 के अंदर प्रिंस ऑफ वेल्स ने आना था। ठीक है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स ने आना था, तो उनके आने के लिए जो है विरोध किया गया पूरे भारत के अंदर, है ना, हड़तालें हुई पूरे भारत के अंदर, प्रोटेस्ट हुए थे। तो दिसंबर 1921 में सुभाष चंद्र बोस और देश बंधु चितरंजन दास यानी कि सीआर दास, ये भी मैं कई बार नाम आपको बता चुका हूं, सीआर दास का दूसरा नाम क्या है, देश बंधु। ठीक है, तो सीआर दास और सुभाष चंद्र बोस दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है करवा रहे थे प्रिंस ऑफ वेल्स के खिलाफ, वहां के राजा के खिलाफ। आपको यह भी पता होना चाहिए कि चितरंजन दास, सीआर दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं। सुभाष चंद्र बोस के क्या हैं, राजनीतिक गुरु हैं बच्चों। क्लियर है। उसके बाद 1924 की अगर मैं बात करूं तो 1924 के अंदर सीआर दास जो है पहले मेयर बने थे कलकत्ता के। कैसे, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुए थे। ठीक है, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुए थे, वहां पर सीआर दास जो है पहले मेयर बने और सुभाष चंद्र बोस क्या बने थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ बने। क्या बने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ। राइट, उसके बाद 1928 के अंदर जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, वहां पर स्पोक्समैन बने। क्या बने, स्पोक्समैन। राइट, उसके बाद 1930 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या नाम था, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी। और इस पार्टी का मेन काम क्या था, टू प्रमोट मिलिटेंट प्रोग्राम, कि भैया जो लठ वगैरह मारने ना ब्रिटिशर्स को, तो ये पार्टी काम करेगी। राइट, उसके बाद 1931 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, अध्यक्ष बने। किसके, 1931 के अंदर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के ये
जो है क्या बने थे, ये अध्यक्ष बने थे, राइट। उसके बाद जब 1935 के अंदर ये यूरोप में रह रहे थे ना, 1935 में जब सुभाष चंद्र बोस यूरोप में रह रहे थे, तो उस टाइम पर उन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था द इंडियन स्ट्रगल। बुक का नाम क्या था, तो बुक का नाम था द इंडियन स्ट्रगल। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसको साइड में नोट कर लेना। द इंडियन स्ट्रगल किसकी बुक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी की बुक है, राइट। उसके बाद 1938 के अंदर जब ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, याद है हरिपुरा अधिवेशन के अंदर, 1938 के अंदर जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर, ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को उसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1939 जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, तो वहां पर जो है ना, कई लोग कह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस तो यार पिछले साल 1938 में भी अध्यक्ष बने थे, अब दोबारा क्यों बनाना है, ठीक है। गांधी जी के जो सपोर्टर थे वो कहते थे कि पट्टा भाई सीतारमैया को बना दो, लेकिन बाद में पट्टा भाई सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस इन दोनों के बीच में वोटिंग करवाई गई कि किसको अध्यक्ष बनाना है, और फाइनली जीता कौन, सुभाष चंद्र बोस जीते थे, ठीक है ना। तो उसके बाद कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको कुछ वैसे भी मनमुटाव था सुभाष चंद्र बोस के साथ, इसलिए जो है क्या हुआ था, यहां पे हम कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस पार्टी के बीच में थोड़ा जो मतभेद था वो और बढ़ गया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, आईएनसी पार्टी से रिजाइन दे दिया था और अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा गया फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1939 में जो इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है बच्चों, आई गेस यहां तक सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में इतनी डिटेल्स आई गेस बहुत हैं, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों लाल किला मुकदमा, रेड फोर्ट ट्रायल्स, जो कि 5 से 11 नवंबर 1945 तक चले हैं, ठीक है। इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए लाल किले के ऊपर जो है आईएनए ट्रायल्स चलाए गए थे, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, जो भी कह सकते हो आईएनए के जो सोल्जर्स थे ना, उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया जा रहा था, ठीक है। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था उससे पहले आईएनए के जो सिपाही थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इतनी बात तो क्लियर है। द आईएनए सोल्जर्स वर फाइटिंग एज एन अलाइज ऑफ द जापानीज अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। जस्ट मैंने अभी आपको बताया, एक तरफ है ब्रिटेन, दूसरी तरफ है जर्मनी और जापान, ठीक है। तो जापान का साथ कौन दे रहा था, आईएनए के सिपाही, इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाही, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जापानीज जो है आईएनए का साथ दे रहे थे। तो इसी बात पे ब्रिटिशर नाराज थे कि तुम हमारे दुश्मनों का साथ दे रहे हो, तो इन सबको क्या कर लिया गया था, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। 43,000 में से 16,000 आईएनए के सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया था साउथ ईस्ट एशिया से, है ना, दक्षिण पूर्व एशिया से, और इनको रंगून भेज दिया गया, रंगून, बर्मा, म्यांमार, राइट, रंगून भेज दिया गया शिप के द्वारा। इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद सिपाहियों को तो रंगून भेज दिया गया, लेकिन इनके जो ऑफिसर्स थे, इनके जो अधिकारी थे, उनको लाया गया रेड फोर्ट दिल्ली में, लाल किला जो दिल्ली में, वहां पर लाया गया और वहां पर बोला गया कि भैया हम इनका क्या करेंगे, हम इनका कोर्ट मार्शल करेंगे। आर्मी के अंदर यही तो होता है, राइट। अब यहां पर क्या हुआ, जो पहला जो मुकदमा चलाया गया वो 3 मेजर ऑफिसर्स पे चलाया गया। नाम आपको पता होना चाहिए। एक थे कर्नल प्रेम सहगल, क्या नाम था, कर्नल प्रेम सहगल। एक थे कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों, और एक थे मेजर जनरल शाहनवाज खान, मेजर जनरल शाहनवाज खान, राइट। इनके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, और साथ में इनके ऊपर यह मुकदमा चलाया गया कि इन्होंने जो है देश के अंदर जो है कह सकते हो लड़ाई झगड़ा, है ना, मतलब युद्ध शुरू करवाने की कोशिश की देश के अंदर, राइट। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद इनके जो मेजर जो वकील थे, है ना, ये जो 3 ऑफिसर्स थे, इनके वकील डिफेंस लॉयर्स भी तो होंगे। तो इनके जो मेन वकील थे वो थे बुल्ला भाई देसाई, क्या नाम था, बुल्ला भाई देसाई। और इनके और जो साथी वकील थे वो कौन कौन से थे, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, आसिफ अली जिन्ना, यानी कि इन सब ने मुकदमे लड़े इनके लिए। कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों, मेजर जनरल शाहनवाज खान, इन सबको बचाने के लिए इन सब ने क्या किया था, फाइनली जो मुकदमे लड़े। लेकिन लास्ट में जब केस खत्म हुआ तो इन सभी को गिल्टी पाया गया, इन सबको दोषी पाया गया, और जिसके बाद जो है इनका जो है कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू होनी थी। लेकिन जो पब्लिक ओपिनियन था वो आ चुका था अब सामने। लोगों का जो ओपिनियन था वो है कि नहीं भैया, आप ऐसे जो है इनको जो है वो नहीं कर सकते, आप इनको सजा नहीं दे सकते हो, ठीक है, इन्होंने देश के लिए किया, ये किया, वो किया, है ना। पूरी तरह से मतलब पब्लिक भड़क चुकी थी। अब जब पब्लिक भड़क चुकी थी तो यहां पर कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने कहा कि यार अभी फैसला सुनाना ठीक नहीं है। तो कोर्ट ने क्या किया, जो इनको सजा देनी थी उसको एक बार क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया कि हम सजा क्या करेंगे, बाद में सुनाएंगे, अभी एक बार रुक जाओ, क्योंकि अभी सुना दी तो पब्लिक भड़की हुई है तो भैया बवाल हो जाएगा। क्लियर है। यह था बच्चों रेड फोर्ट ट्रायल्स के बारे में, लाल किला मुकदमा के बारे में। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट 1946। ये क्या है
भाई आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, उसके अंदर जो सिपाही थे वो सिपाही तो वही थे ना जो ब्रिटिशर्स लेकर गए थे जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए, और वहां पर हिटलर ने उन सिपाहियों को बंदी बना रखा था। वहां से फिर सुभाष चंद्र बोस आए, उन सिपाहियों को लेकर सिंगापुर, सिंगापुर से जापान, और जापान से म्यांमार, म्यांमार से इंडिया में एंट्री किए। वही चीज तो है। तो जो रॉयल इंडियन नेवी के जो आर्मी के जो सोल्जर्स थे ना, या जो नेवी के जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, इनके पहले भी कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। लेकिन जब ये सब इन्होंने देखा कि हमारे ही साथी भाई, हम नेवी में है, वो आर्मी में, बस फर्क इतना ही है, वो इतना बड़ा स्ट्रगल करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ इतनी बड़ी उन्होंने मुहिम उठा दी, हम क्यों शांत बैठे हैं भाई, राइट? तो द आईएनए had already shown the sign of growing national consciousness. There were widespread unrest in the armed forces including the Indian Navy as well as the Royal Indian Air Force. यानी कि आईएनए ने जो किया उससे रॉयल इंडियन एयरफोर्स और जो इंडियन नेवी थी, रॉयल इंडियन नेवी थी उस टाइम की, ठीक है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इन्होंने एक सिंपल कह दिया कि भैया अगर वो इतना सब कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, राइट? तो उन्होंने कहा कि हम भी क्या करेंगे, हम भी पूरी तरह से क्या करने वाले हैं, बवाल करने वाले हैं। इंडियन नेवी की भी कुछ एक समस्याएं थी। इंडियन नेवी की क्या क्या समस्याएं थी? सबसे पहला था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि नस्लीय भेदभाव। इनके साथ भेदभाव होता था भाई, ठीक है। यानी इनके जो अधिकारी थे इंडियन नेवी के, वो भेदभाव करते थे कि भाई तुम तो इंडियंस हो, तुम तो काले हो, तो इस तरह से भेदभाव होता था। दूसरा, रिसेंटमेंट रिगार्डिंग देयर पे एंड फूड। जो ब्रिटिश अधिकारी थे या ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे, उनको ज्यादा जो कह सकते हो सैलरी मिलती थी, उनको खर्चा भी अच्छा मिलता था, उनको खाना भी अच्छा मिलता था। लेकिन जो इंडियन जो सोल्जर्स थे, ठीक है, उनको जो कुछ भी नहीं मिलता था, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, नेवी के अंदर जो सबसे छोटी पोस्ट होती है ना, उसको बोलते हैं रेटिंग। तो रेटिंग, इस वर्ड को ध्यान रखना, रेटिंग का वर्ड बार बार आएगा, ठीक है, रेटिंग। तो जो रेटिंग थे इंडियन नेवी की, जो रेटिंग थी, रेटिंग का मतलब सबसे छोटे सिपाही, तो जो रेटिंग थे उनको जो है बहुत ही कम सैलरी मिलती थी ना, मतलब बहुत ही गंदा क्वालिटी का फूड मिलता था, खाना मिलता था। तो ये सब भी समस्याएं थी। उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी के कमांडर थे, उनका नाम था बीसी दत्त, बीसी दत्त, ठीक है। इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था बाद में। क्यों गिरफ्तार कर लिया गया था? क्योंकि जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था ना भारत के अंदर, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो इनके ऊपर आरोप यह था कि इन्होंने जो है इंडियन नेवी के अंदर, जो रॉयल इंडियन नेवी है, तो उनको जो है भड़काने की कोशिश की है ताकि वो क्या कर सके, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग ले सके। तो इसलिए बीसी दत्त को क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये सारी समस्याएं थी रेटिंग्स की। रेटिंग्स कौन? जो सबसे बड़े, जो सबसे छोटे सिपाही थे इंडियन नेवी के अंदर, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है, ये विद्रोह तो अब करेंगे। तो हुआ क्या, 18 फरवरी 1940 को अ फ्यू पर्सन ऑफ बॉम्बे रेटिंग्स अंडर HMIS तलवार प्रोटेक्टेड अगेंस्ट देयर पैथेटिक कंडीशन, ठीक है। एक ना मतलब एक शिप था, एक शिप था जिसका नाम था HMIS तलवार, ठीक है। इसके ऊपर जो रेटिंग्स, रेटिंग मतलब वही जो सिपाही थे यहाँ पे बॉम्बे रेटिंग्स के, उन्होंने क्या कर दिया कि भैया हम, हमारी जो पैथेटिक कंडीशन है, इतनी बुरी तुमने अवस्था बना रखी है, इसके खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया, शिप के ऊपर ही क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, राइट। अब इन सबसे हुआ क्या कि इन सबसे जो है HMIS हिंदुस्तान, कराची, यहां पर हर जगह क्या हो चुका था, रिवोल्ट हो चुका था। हर जगह अब जो रेटिंग्स थे वो क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। फाइनली हुआ क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, इन सब ने रिक्वेस्ट की रेटिंग्स को कि भैया आप सरेंडर कर दो। ये बात है 23 फरवरी 1940 की। 23 फरवरी 1940 को वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने रिक्वेस्ट की कि भैया आप सब लोग सरेंडर कर दो, आप सब ये सब चीजें ना करो, राइट। लेकिन ये जो विद्रोह था, ये जो सिपाहियों का जो विद्रोह था, रॉयल नेवी का जो विद्रोह था, इसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने फुल सपोर्ट किया। बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और INC पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया कि नहीं भाई तुम गलत कर रहे हो, ठीक है, ये सब मत करो, क्योंकि हम आजादी के बिल्कुल ही करीब है। अगर तुम ये सब करोगे तो हमारी करी कराई मेहनत पे क्या हो जाएगा, पानी फिर जाएगा, राइट। लेकिन इन सब इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिल चुका था। ब्रिटिशर्स को यह बात पता चल गई थी कि भैया इंडिया अब हमारी कॉलोनी और नहीं रहने वाली है। यह बात तो क्लियर हो चुका है कि यार अब तो हमारे ऐसे सिपाही जिनको हमने ट्रेंड किया है वो हमारे खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, तो आम जनता सोचो कितनी परेशान होगी हमसे। तो फाइनली को पता लग गया था कि भैया हम अब यहां पे नहीं रहने वाले, ये इंडिया अब हमारी कॉलोनी नहीं रहने वाला, ठीक है। जो रेटिंग्स थे उन्होंने जो है झंडे दिखाए, ठीक है, डेमोस्ट्रेट फ्लैग्स ऑफ द कांग्रेस एंड प्ले कार्ड्स ऑफ सिकल एंड हैमर टुगेदर एट द साइन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज वर्कर मूवमेंट। दे इवन इंटीमेट यूरोपियन ऑफिसर्स एंड पुलिसमैन। क्या कहते हैं कि इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जो है विरोध के झंडे दिखाए ब्रिटिशर्स को कि भैया हमें नहीं पता, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो आजाद करो, हमें कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, राइट। उसके बाद इन्होंने इवन यहां तक कर दिया, जो यूरोपियन जो ऑफिसर थे, अंग्रेजी जो अधिकारी थे, जो पुलिस वाले थे, ठीक है, उनको इंटीमेट करना शुरू कर दिया था
ठीक है, उनको इंटिमिडेट करना शुरू कर दिया था, उनकी जो कह सकते हो उनको उनको उनका मार कुटाई करना ये सब शुरू हो चुका था उस टाइम पे भारत के अंदर, राइट। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, 28 फरवरी 1946 को 28 फरवरी 1940 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कोशिशों से, उनके प्रयासों से जो रेटिंग्स थे उन्होंने क्या कर दिया, उन्हें सरेंडर कर दिया था, ठीक है। लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको विड्रा कर लिया गया, जो इंडो चाइना और इंडोनेशिया का जो बॉर्डर था ना, वहां इंडो चाइना एंड इंडोनेशिया का जो बॉर्डर था वहां से उन सबको क्या कर लिया गया था, विड्रा कर लिया गया, क्योंकि यही डिमांड थी इंडियन सोल्जर्स की। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो आता है वो आता है बच्चों जनरल इलेक्शंस इन इंडिया 1945। भारत के अंदर जो जनरल इलेक्शन हुए थे उन सबके बारे में जानने वाले 1945 के अंदर। तो हुआ क्या, लॉर्ड वेवल जो उस टाइम पे भारत के वॉइसरॉय थे 1945 से 1946 के बीच में, तो इन्होंने जनरल इलेक्शन की घोषणा की, आम चुनावों की घोषणा की। किसके चुनाव होने थे, एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की, केंद्रीय विधान पालिका की जो है बैठकें होनी थी, ठीक है, और एक बैठकें करो, एक इलेक्शन होने थे, और काउंसिल ऑफ स्टेट के जो है इलेक्शन होने थे, राइट। कब की बात है, तो 19 सितंबर 1945 की। इस दिन क्या होने वाले, इस दिन जो इलेक्शन होने वाले हैं। फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आया, विंटर्स के अंदर दिसंबर 1945 के अंदर इलेक्शन हुए और 102 सीटों में 59 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती और 30 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। 30 की 30 सीटें रिजर्व थी, ठीक है। और बेसिकली मुस्लिम लीग को मेजोरिटी मिली बंगाल और सिंध प्रांत में। ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, उस टाइम का बंगाल ये रहा, और यहां पर इस एरिया में यहां पर है सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत के अंदर मुस्लिम लीग को मेजोरिटी मिली इस पूरे सिंध के अंदर, और साथ ही साथ जो बंगाल था वहां पर भी मुस्लिम लीग को क्या मिली, मेजोरिटी मिली। इन सबसे क्या हुआ, इन सबसे जो है जिन्ना के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि वाह भाई वाह, ठीक है, अब तो बंटवारा करवाएंगे भाई, इतनी सीटें हमें मिल चुकी हैं, अब तो हम अपने मुसलमानों के लिए क्या करेंगे, मुसलमानों के लिए अपना अलग ही देश बनाएंगे। यहीं से हम कह सकते हो इसी रिजल्ट के बाद ये एक पहला सिंबल था, पहला निशान था कि भाई देश के जो देखना दो टुकड़े जरूर होंगे, ये मुस्लिम लीग जो है अपना अलग से देश जरूर बनवाएगी, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। The remarkable feature of the election campaign was that the national leaders were not campaigning just to seek votes, but they looked the election as an opportunity to lead the final election for complete independence. क्या कहना चाहता है कि भाई सबसे बढ़िया बात इन इलेक्शनों की ये थी कि यहां पर जो नेशनल लीडर थे ना, जो राष्ट्रवादी जो नेता थे, उनका मकसद वोट मांगना नहीं था, उनका यह था कि भाई ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हमें पूरी की पूरी क्या मिल सकती है, आजादी मिल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि इसी वजह से इस आजादी के लिए ही जो राष्ट्रवादी जो लीडर थे, राष्ट्रवादी जो नेता थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर जो इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। क्लियर है बच्चों। ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। आई गेस सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। और क्या बोलते हैं, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं, और सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।